हेलो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उमेश राजौरिया के ऊपर। बच्चों आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पिछले 20 इयर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं। और चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो चलिए फटाफट से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर आर। वाटर को प्योरीफाई करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती है? तो बच्चों आपने यूवी फिल्टर का नाम सुना होगा, जो कि वाटर को प्योर करने के लिए यूज किया जाता है और उसके अंदर हम यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वाटर को प्योरीफाई करने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो है अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि जर्म्स या बैक्टीरिया वगैरह को किल करके वाटर को प्योर कर देती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E and B represent the electric and magnetic field of an electromagnetic wave respectively. The direction of propagation of the wave is along. देखो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन यानी कि उसके मूव करने की डायरेक्शन अगर आपको पता करनी है तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो भी डायरेक्शंस है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके देखना है। यानी कि आपको करना पड़ेगा E क्रॉस B। जो E क्रॉस B की डायरेक्शन आएगी वो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन कंसीडर की जाती है। यानी कि यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रखी हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो भी डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर की जाती है। यानी कि सी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। देखो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, उनकी वेवलेंथ सेम होती है और दोनों सेम फेज में होते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होकर जीरो हो जाएगी तो उस इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होकर जीरो हो जाती है। मतलब दोनों सेम फेज में होते हैं, यानी कि उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? जीरो। यानी कि यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सवेल इक्वेशंस डिस्क्राइब द फंडामेंटल लॉज ऑफ। जो मैक्सवेल इक्वेशंस है वो कौन से फंडामेंटल लॉ को बताने के लिए यूज की जाती है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स एंड बोथ ए एंड बी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज यानी कि उनकी स्पीड, उनकी एनर्जी और उनकी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है। यानी कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो फंडामेंटल लॉ है उनको बताने के लिए या उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है। यानी कि यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इन दोनों के फंडामेंटल लॉ को बताने के लिए हम मैक्सवेल इक्वेशंस बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बी अपॉन ई इज। देखो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है उसका जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें किसकी यूनिट पूछी जा रही है? बी अपॉन ई की यूनिट पूछी जा रही है। तो इसका उल्टा कर दो, यह आएगा बी नोट अपॉन ई नोट इक्वल टू 1/c। यानी कि यूनिट भी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि यूनिट हो जाएगी सेकेंड मीटर इनवर्स। यानी कि यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसके बारे में सबसे पहले हमें मैक्सवेल ने बताया था। यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया है वो सबसे पहले किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सबसे पहले रियल में प्रोड्यूस करके दिखाया था, यानी कि उनकी एग्जिस्टेंस को प्रूव किया था। तो वो साइंटिस्ट थे हर्ट्ज। हर्ट्ज नाम के जो साइंटिस्ट थे जिसके ऊपर फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी होती है, उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लैब के अंदर प्रोड्यूस करके दिखाया था। यानी कि यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन।
ऑप्शन दे रखे हैं इंक्रीजेज विद टाइम, सेकंड ऑप्शन है डिक्रीजेज विद टाइम, थर्ड ऑप्शन है अटेन्स ए कांस्टेंट वैल्यू, और फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी यानी कि इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद टाइम। देखो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसके प्रोड्यूस होने के पीछे रीजन होता है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज हो रहा होगा तो उससे डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा। यानी कि यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, यानी कि दोनों रीजन हो सकते हैं, टाइम के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, उन दोनों कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो प्रोड्यूस होगा। यानी कि यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट लॉ ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए सोर्स ऑफ। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज होता है तो उससे एक डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है, और वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो चेंज होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, एक डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव्स विच कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम आर, मतलब इनमें से कौन सी वाली वेव्स ऐसी हैं जो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती। देखो आपको ऑप्शन दे रखे हैं एक्स रेज, रेडियो वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रावायलेट वेव्स। आपको पता होगा कि जो एक्स रेज है, जो रेडियो वेव्स है और जो अल्ट्रावायलेट वेव्स है, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वैक्यूम के अंदर इजीली ट्रेवल कर पाती है, उनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जो इंफ्रासोनिक वेव्स है ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होती है और इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि यहाँ पे जो इंफ्रासोनिक वेव्स हैं ये ऐसी वेव्स हैं जो कि वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन आपको दे रखे हैं बीटा रेज, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज एंड बोथ ए एंड बी। आपको याद रखना है कि जो बीटा रेज है वो फास्ट इलेक्ट्रॉन से बनी हुई रेज होती है, यानी कि जो बीटा रेज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में नहीं आती है, जबकि एक्स रेज और कॉस्मिक रेज है ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बीटा रेज, यानी कि जो बीटा रेज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती है, याद रखना है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडिएशन इन सनलाइट कॉजेज हीटिंग इफेक्ट। सन से आने वाले जो रेडिएशंस हैं उनमें से कौन सी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो आपको याद रखना है कि सन से आने वाली जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनमें से जो इंफ्रारेड वेव्स होती है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाती है। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड वेव्स की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो वार्म यानी कि गर्म रह पाती है। यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज passes from vacuum into a medium with dielectric constant k equal to 4, then आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रखा है कि फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या वेवलेंथ चेंज होगी या उनमें क्या चेंज आएगा वो आपको बताना है। देखो एक चीज याद रखने की, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सोर्स डिसाइड करता है। सोर्स से अगर किसी भी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक बार जनरेट हो गई उसके बाद में उस फ्रीक्वेंसी को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे वो किसी भी मीडियम से पास हो रही हो या फिर उनका रिफ्लेक्शन हो रहा हो, रिफ्रैक्शन हो रहा हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, याद रखना है। यानी कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है जी। वेवलेंथ स्पीड पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और जो स्पीड है वो डिपेंड करती है मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर। इसका एक रिलेशन है, आपको याद रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की किसी भी मीडियम में जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट के। के का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। के की वैल्यू यहाँ पे 4 दे रखी है, यानी कि जिस मीडियम में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है उस मीडियम में उसकी स्पीड हो जाएगी c अपॉन अंडर रूट 4, यानी कि c/2 के बराबर, यानी कि स्पीड हाफ हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और आपको पता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है लैम्डा इक्वल टू c/न्यू। c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब जैसे आप मीडियम के अंदर
इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पास करवाओगे तो उस मीडियम के अंदर जो वेवलेंथ है वो लिखी जाएगी, सी की जगह आ जाएगा c/2, क्योंकि इस मीडियम में स्पीड हो चुकी है c/2 के बराबर डिवाइडेड बाय न्यू। न्यू तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। यानी कि अपना आंसर आएगा λ/2 के बराबर, यानी कि पहले जो वेवलेंथ थी अब जो वेवलेंथ है वो उससे हाफ हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। याद रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है और वेवलेंथ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अगर स्पीड चेंज हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की किसी भी मीडियम में तो उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कौन सी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो याद रखना है कि जो रेडियो वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेडियो वेव्स की होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इज, जो एक्सरेज है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखो एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी रेंज होती है 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से लेके 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। इस रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी उनको हम एक्सरेज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10⁻18 हर्ट्ज। इस रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या इस फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनको हम एक्स रेज बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पासिंग थ्रू वैक्यूम इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन E = E0 sin kx - ωt एंड B = B0 sin kx - ωt। देन अब आपको इनमें रिलेशन बताना है कि E0 और B0 का ओमेगा और के साथ में रिलेशन क्या होगा। देखो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यूज है उनका जो रेशियो होता है E0/B0 वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, यानी कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक और फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो, C = ω/k, जहां पे ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और k यहाँ पे वेव नंबर बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है k = 2π/λ और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/ν या 2π/t भी आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है जिसमें आपको E0, B0, ओमेगा और k को आपस में रिलेट करना है। तो आप c की जगह ω/k भी लिख सकते हो यहाँ पे, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं E0/B0 = ω/k। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो k E0 बराबर आ जाएगा ω/B0 के। अब देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये पहला ही ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, E0k = B0 ω, ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, ये इनके बीच का रिलेशन होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो याद रखना है कि जो गामा रेज होती है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और उनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन है λ = c/ν। अगर गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी अगर सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम रहेगी। तो सबसे मिनिमम जो वेवलेंथ होती है वो होते गामा रेज की, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैव द लीस्ट वेवलेंथ, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी है जिनकी वेवलेंथ सबसे कम है। वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होना। देखो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गामा रेज की होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो बी वाला ऑप्शन यानी कि गामा रेज अपना करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैव मैक्सिमम वेवलेंथ, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी है जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी सबसे कम होनी चाहिए उसकी, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, यानी कि रेडियो वेव्स अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी में आती है। पहला है बीटा रेज, दूसरा है गामा रेज, तीसरी है अल्फा रेज और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस अबव।
याद रखना है कि बीटा रेज का मतलब होता है फास्ट इलेक्ट्रॉन्स की रेज, और अल्फा रेज का मतलब है जो हीलियम न्यूक्लियस है उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, और उससे बनने वाली जो रेज होती है अल्फा पार्टिकल्स की जो रेज होती है उसको बोलते हैं अल्फा रेज। और ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में नहीं आती है। यहाँ पे सिर्फ गामा रेज अपना करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो गामा रेज है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी में आती है, और हमें यही पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि जो गामा रेज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्जिंग करंट फॉर ए कैपेसिटर इज 0.2 एम्पियर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो जब भी कोई कैपेसिटर चार्ज किया जा रहा होता है और कंटिन्यूअसली उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा। तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हम उसको वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एक डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे। अब जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसके लिए आपको याद रखना है इसकी वैल्यू हमेशा जो चार्जिंग करंट होता है या फिर कंडक्शन करंट होता है जो कनेक्टिंग वायर्स के अंदर फ्लो होता रहेगा उस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, उसी के बराबर होता है। याद रखना है कि जो चार्जिंग करंट है या फिर कंडक्शन करंट है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे अगर आपको चार्जिंग करंट या कंडक्शन करंट 0.2 एम्पियर बता रखा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितना होगा 0.2 एम्पियर के बराबर होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट इज जनरेटेड, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा। तो आपको याद रखना है कि जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि चेंज होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ में चेंज हो रहा होगा, वो डिस्प्लेसमेंट करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है जी, तो बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वाज मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल बाय इंट्रोड्यूसिंग द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस करके मैक्सवेल ने कौन से लॉ को मॉडिफाई किया था। देखो हम मैग्नेटिज्म के अंदर एक लॉ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास में कोई भी करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो रहा है और अगर आप उसके चारों तरफ एक इमेजिनरी लूप इस तरीके से कंसिडर करते हैं तो इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल ये हमेशा म्यू नॉट इनटू आई के बराबर आएगा, जहां पे आई का मतलब है इस लूप के अंदर फ्लो होने वाला करंट। तो ये जो लॉ है इसको मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था। इसने क्या किया, इसमें आई की जगह उसने बोला कि यहाँ पे आई क्या है कंडक्शन करंट है, तो उसके साथ में एक और करंट होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी कि मॉडिफाइड जो एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन है वो बन जाती है इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आईसी प्लस आईडी। आईसी का मतलब है कंडक्शन करंट जो कि वायर के अंदर फ्लो हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से, और आईडी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम के साथ में चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। तो एम्पियर जो लॉ है यानी कि एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसको मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस करके, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहां से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रिलेटेड। मतलब कौन सा वाली इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। याद रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यूज है उनका जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, यानी कि ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी होगा। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा,
तो ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी, तो ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी, ये जो बी वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ई नॉट और बी नॉट का जो रेशियो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, ऑप्शन दे रखे हैं मे बी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड ऑप्शन है ट्रांसवर्स, थर्ड ऑप्शन है नाइदर ट्रांसवर्स नॉर लॉन्गिट्यूडनल, और फोर्थ ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल। तो इनमें से कौन से वाले टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है? देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर की वेव होती है, क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सपोज करो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग वेरी करेगा और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग वेरी करेगा। और इस टाइप की जो वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करते हैं, उनको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनकी नेचर क्या होगी? ट्रांसवर्स नेचर होगी, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन दे रखे हैं पावर इज इक्वली ट्रांसफर्ड अलोंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, सेकंड ऑप्शन है पावर इज ट्रांसमिटेड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड्स, थर्ड ऑप्शन है पावर इज ट्रांसमिटेड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्थ ऑप्शन है पावर इज ट्रांसमिटेड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनके प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन होती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट होती है या जिस डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट होती है, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पावर इज ट्रांसमिटेड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, और उसी डायरेक्शन में जो पावर है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पावर है, वो भी ट्रांसमिट हो रही होती है। यानी कि बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कौन सी लेयर से जो रेडियो वेव्स है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आयनोस्फेयर। आपको याद रखना है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एक आयनोस्फेयर लेयर होती है जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देती है। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो रेडियो वेव्स है वो आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज, व्हाट इज इट्स वेवलेंथ? तो आपको पता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। आपको ये रिलेशन याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब आपको दे रखी है 30 मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब होता है 10⁻6। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10, तो 10 मीटर वेवलेंथ होगी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 मेगाहर्ट्ज के बराबर है। यानी कि यहां पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम E इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 6.3 जेकेप वोल्ट पर मीटर, वैल्यू ऑफ बी एट दिस पॉइंट विल बी। इसी पॉइंट के ऊपर, इसी इंस्टेंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए? तो याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, उनका जो रेशियो वो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बराबर होता है, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। आपको b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि b इक्वल टू हम लिख सकते हैं b इक्वल टू e बाई सी। अब यहां पे देखो e की वैल्यू आपको दे रखी है 6.3, जेकेप का मतलब है कि ये y एक्सिस के लॉन्ग होगा, और c मतलब स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻8। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला के बराबर। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? तो याद रखो कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक्स डायरेक्शन है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वाई एक्सिस के अलोंग बता रखा है, तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, अगर डायरेक्शन बतानी हो तो साथ में के पाएगा, के बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड होगा 2.1 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला, और डायरेक्शन होगी जेड एक्सिस के अलोंग, इसलिए यहाँ पे के पाना चाहिए। ठीक है जी, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू 1.8 वोल्ट पर मीटर, दस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी इज। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको बतानी है। देखो, आपको किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए रिलेशन याद रखना है, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यूज का रेशो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही है, तो बी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई सी आ जाएगा। ई नॉट की वैल्यू है 1.8, सी की वैल्यू है यानी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। सॉल्व कर लेंगे, यह आएगा 6 इंटू 10⁻⁹ के बराबर। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर। तो देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा 6 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला के बराबर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो किससे डिफ्लेक्ट हो सकती है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड ओनली, तीसरा ऑप्शन है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। याद रखना है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है, मतलब ना तो इनको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर पाता और ना ही मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ दिस, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी कहीं से ट्रेवल करेंगी तो वहां पे आप चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो, वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लाइट जा रही होती है, आप बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ या मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके लिए याद रखो कि उनकी डायरेक्शन ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से चेंज हो सकती है। ठीक है जी, तो डी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय। देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर रही होती है तो उसकी स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। यानी कि अगर एयर या वैक्यूम के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड अगर कैलकुलेट करनी हो तो हम उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है तो उसमें उसकी स्पीड होती है 1/√μ इंटू एप्सिलॉन, जहां पे म्यू का मतलब है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम और एप्सिलॉन का मतलब है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। इस फॉर्मूले के अंदर म्यू नॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू आपको पता होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 8.85 इंटू 10⁻12। ये सारी वैल्यूज पुट करके जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर आएगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। तो वैक्यूम के अंदर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, जो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है। लेकिन अगर किसी मीडियम में पता करनी हो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछी जा रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन राडार सिस्टम आर। देखो, राडार सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज की जाती है वो होती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स को यूज करके हम राडार सिस्टम से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की लोकेशन, स्पीड वगैरह सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा माइक्रोवेव्स। राडार के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम में आती है वो होती है माइक्रोवेव्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू मीटर्स वर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एंड डिटेक्टेड इन द लेबोरेटरी बाय। तो सबसे पहले यानी कि कुछ मीटर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको लैब के अंदर सबसे पहले किसने प्रोड्यूस करके दिखाया था? तो सबसे पहले प्रोड्यूस किया था हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने। यानी कि
यहाँ पे HR हर्ट्ज, ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड अपोजिट इन फेज, सेकंड ऑप्शन है पैरेलल टू ईच अदर एंड अपोजिट इन फेज, थर्ड है परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इन सेम फेज, और फोर्थ ऑप्शन है पैरेलल टू ईच अदर एंड इन सेम फेज। देखो याद रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और साथ ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर फेज की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, वेवलेंथ भी सेम होती है और फेज भी सेम होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम फेज में होंगे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, साथ ही वो सेम फेज में होंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो वेव्स एंड विजिबल लाइट इन वैक्यूम हैव। आपको ऑप्शन दे रखे हैं सेम वेलोसिटी सेम वेवलेंथ, सेकंड ऑप्शन है डिफरेंट वेलोसिटी डिफरेंट वेवलेंथ, थर्ड ऑप्शन है सेम वेवलेंथ डिफरेंट वेलोसिटी, और फोर्थ ऑप्शन है सेम वेलोसिटी डिफरेंट वेवलेंथ। देखो याद रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, वैक्यूम के अंदर सबकी स्पीड बराबर होती है, चाहे रेडियो वेव्स हो, चाहे विजिबल लाइट हो, या और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, सबकी स्पीड वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, यानी कि स्पीड तो इन दोनों की सेम रहेगी। लेकिन क्योंकि ये अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेम वेलोसिटी होगी लेकिन डिफरेंट वेवलेंथ होंगी इनकी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स रेज इज, पहला ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनटू मास, सेकंड ऑप्शन है फिनोमेना ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू रेडिएशन, थर्ड ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और फोर्थ ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो जब एक्स रेज प्रोड्यूस होती है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम तरीका काम में लेते हैं, हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल टारगेट से टकरा के एकदम से रोक देते हैं, जिससे उन फास्ट इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्स रेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा। एक्सरेज क्या है? फिनोमेना ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू रेडिएशन, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो एक रेडिएशन में यानी कि एक्सरेज में कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है इनटू रेडिएशन, ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, उनको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन का पता लगाना है। देखो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले आती है रेडियो वेव्स, हम फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आती है रेडियो वेव्स, फिर आती है माइक्रोवेव्स, फिर आती है इंफ्रारेड वेव्स, फिर आती है विजिबल लाइट, फिर आती है अल्ट्रावायलेट रेस, फिर आती है एक्स रेस और उसके बाद में आती है गामा रेस। तो आपको इनको फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ये वाला ऑर्डर रहेगा। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इधर से इधर जाने पे अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी। तो सबसे कम जो वेवलेंथ है वो गामा रेज की होती है और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो रेडियो वेव्स की होती है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये जो सी वाला ऑप्शन है इसको देखो, इसमें ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा क्योंकि जो रेडियो वेव्स है उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, फिर होती है माइक्रोवेव्स की, फिर होती है विजिबल लाइट की और फिर होती है एक्स रेज की। यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो वेवलेंथ है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे वेवलेंथ को लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, इधर से इधर जाने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और वेवलेंथ डिक्रीज होती जा रही है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की है और सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज की होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग। फॉग के टाइम पे या फिर नाइट के टाइम पे फोटोग्राफी करने के लिए जो स्पेशल कैमरे होते हैं जिनको हम नाइट विजन कैमरे भी बोल सकते हैं, वो हमेशा इंफ्रारेड वेव्स को यूज करते हैं फोटोग्राफी करने के लिए। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इंफ्रारेड वेव्स को यूज करके आप नाइट के टाइम पे या फॉग के टाइम पे फोटोग्राफी कर सकते हैं, इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेल्डर वियर्स स्पेशल ग्लासेस टू प्रोटेक्ट हिज आईज मोस्टली फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ। देखो जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है और उनसे आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल ग्लासेस वो यूज करता है जो भी वेल्डिंग करने वाला होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अल्ट्रावायलेट रेज। जो वेल्डिंग के टाइम पे खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है उनसे आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको दूर करने के लिए हम स्पेशल ग्लासेस यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज लार्जर वेवलेंथ। जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम देख सकते हैं, यानी कि जितने भी कलर की लाइट हम देख सकते हैं, उसको अगर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए तो ये ऑर्डर होता है विबग्योर, जिसका मतलब होता है वी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, ये वाई का मतलब है येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड। इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी। हमें ये पूछा है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, मतलब जितनी भी कलर की लाइट्स आप देखते हो उन सब में सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के सेशन में हमने चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड पिछले 20 इयर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितने भी पिछले 20 इयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।